देखिए सबसे पहला आइटम क्या है हमारा, सबसे पहला आइटम है हमारा रेंट। अब देखो रेंट को किस रेशियो में बांटना है, इन सारे चीजों को देखने के बाद सिंपल सी जो पहला आइटम दिख रहा है फ्लोर स्पेस, हमको अगर रेंट डिवाइड करना, मानो कि एक सिंपल समझो कि 3 दोस्त मिलके घर में रह रहे हैं, तो रेंट तो मैंने बांट लिया। उसके बाद क्या है हमारा जनरल लाइटिंग, जनरल लाइटिंग का खर्चा है मेरा 600। तो सिंपल है ना, जो जितना लाइट पॉइंट यूज किया है, जो जितना लाइट पॉइंट यूज किया है वो उतना खर्चा पे करेगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, बस क्या लिख दिया, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन में एक चीज दिया था ना हमको, प्राइमरी तो हो गया, सेकेंडरी के लिए मेरे को डिटेल दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, एक्सपेंस ऑफ डी एंड ई, एक्सपेंस ऑफ डी एंड ई आर एलोकेटेड एज फॉलो, मतलब उसके एक्सपेंस को कैसे एलोकेट करना है। क्वेश्चन 1 थोड़ा सा लेंदी था, बड़ा था, और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा कॉमन है। मतलब समझो कि अगर 10 बार सीयून एग्जाम लिए हैं तो कम से कम 8 बार ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग ओवरहेड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने मटेरियल और लेबर के क्लासेस ऑलरेडी हमने कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है पर जाकर उसको देखो, ठीक है, कि उसको देखने के बाद ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं कि ओवरहेड होता क्या है, उसके बाद इसके सम्स में आएंगे और हम लोग डायरेक्टली वो सम से ही स्टार्ट करेंगे जैसे सम एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही आसान है। बस थोड़े इससे क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं, इस कारण बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आप हमारे क्लास में अगर जुड़े रहोगे तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे ना, ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, तो इस चैप्टर को डायरेक्टली हम लोग एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि ओवरहेड होता क्या है। देखो कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इधर 3 तरह का कॉस्ट होता है, मटेरियल, लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो मटेरियल खर्चे को कैसे कंट्रोल करना है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेबर के खर्चे को कैसे कंट्रोल करना है वो भी डिस्कस कर लिया है। अब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड। ठीक है ना, जैसे अगर मेरे को ये शर्ट बनाना है तो शर्ट बनाने के लिए मेरे को क्या लगेगा, कपड़ा लगेगा, तो कपड़ा क्या रहता है, मेरा मटेरियल लगता है। फिर जो लेबर इसके लिए काम कर रहा है वो लेबर का खर्चा मेरा लेबर कॉस्ट में आएगा, और जो इसमें धागे लग रहे हैं, ठीक है, जो इसमें बटन लग रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल भी मेरा क्या एक तरह का ओवरहेड है। जिस फैक्ट्री में ये शर्ट बन रहा है उस फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो भी मेरे क्या है, ओवरहेड है। ठीक है ना, तो ऐसे सारे खर्चे जो मटेरियल और लेबर के अलावा होते हैं उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, और ये सारे मेरे क्या होते हैं, ओवरहेड होते हैं। तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कैसे हम कंट्रोल करें और कैसे कैलकुलेट करें इसका कॉस्ट पर यूनिट, उसी को इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है ना, जैसे समझो कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में हम लगभग एक महीने में लाखों प्रोडक्शन करते हैं, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। तो एक यूनिट पे इसको कैसे चार्ज करना है, ठीक है ना, कि जरूरी नहीं है ना कि एक फैक्ट्री में एक ही तरह का गुड्स बन रहा हो, 2 तरह का, 3 तरह का, 4 तरह का गुड्स भी बन सकता है। तो उन चारों पे कैसे उस कॉस्ट को डिवाइड करें, वो सभी चीज इन चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 समझाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द न्यू इंटरप्राइज लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A, B, C एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट D एंड E। बोला है कि जो कंपनी है, कंपनी के 5 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जिसका खुद का प्रोडक्ट है A, B और C, है ना। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A, B एंड C, जिसके प्रोडक्ट क्या है, A है, B है और C है, और 2 मेरे सर्विस डिपार्टमेंट है। सर्विस डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं। ठीक है ना, मानो कि एक डिपार्टमेंट B, एक डिपार्टमेंट C, ये अपना एक प्रोडक्ट बना रहा है, और बट इनको सर्विस जो दे रहा है उसके लिए भी हमने अलग से डिपार्टमेंट बना दिया है D एंड E, जो इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मानो कि कोई खाने का सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है ना, तो इस तरह जो सर्विसेज होते हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी अलग डिपार्टमेंट बना लिया है। फिर अब क्या दे रहा है कि मेरे फैक्ट्री में 5 तरह के खर्चे हुए हैं। द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के ये खर्चे हैं कुछ जो हम लोग को दिया जा रहा है। से कंपनी का रेंट कितना लग रहा है, फैक्ट्री का रेंट लग रहा है 5000, लाइटिंग पे उसके 600 के खर्चे आ रहे हैं, इनडायरेक्ट वेजेस 1500 है, पावर 1500 है, डेप्रिसिएशन 10,000 है, और सन्ड्री एक्सपेंसेस भी 10,000 है। ठीक है, उसके बाद दे रहा है द फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर अवेलेबल। पर्टिकुलर में क्या दे रहा है कि मेरे को डिटेल दे रहा है, जैसे कि मेरे को तो टोटल खर्चा दे दिया ना, बट इन खर्चों को हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट वाइज डिवाइड करना है कि ए में खर्चे कितने आएंगे, बी में कितने आएंगे, सी में कितने आएंगे,
क्योंकि जब हम ए बी सी का कैलकुलेट करेंगे तब तो जान पाएंगे ना कि हाँ ए को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या दे रहा है कि जो मेरे पांचों डिपार्टमेंट है ए बी सी डी ई, ठीक है, ये डिपार्टमेंट कितना कितना एरिया ऑक्युपाई किया, कितना इनके पास लाइटिंग है, कितना, मतलब सिंपल समझ लो कि सबका अपना अपना इंडिविजुअल खर्चा दे दिया। जैसे फ्लोर स्पेस, मतलब कौन कितना एरिया ऑक्युपाई किया है। डिपार्टमेंट ए 2000 स्क्वायर फीट, बी 2500, सी 3000, डी 2000 और ई 500। फिर लाइट पॉइंट, लाइट पॉइंट मतलब कितने लाइट यूज किए गए हैं। तो डिपार्टमेंट ए में 10 लाइट, बी में 15, सी में 20, डी में 10 और ई में 5। फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं आएगा, उसको हम लोग सम्स के साथ समझेंगे। जैसे सिंपल समझो कि ए बी और सी का हमने मटेरियल का सारा खर्चा और वेजेस के सारे खर्चे को ऑलरेडी कैलकुलेट हमने कर लिया है। हम अब क्या निकाले, ओवरहेड। ओवरहेड खर्चों के लिए हमको डायरेक्ट खर्चों को नहीं लेना है, ठीक है ना। फिर एचपी ऑफ मशीन वो बोलते हैं हॉर्स पावर ऑफ मशीन, कि मशीन कितने पावर के यूज किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो 60 हॉर्स पावर, 30 हॉर्स पावर, 50, 10 और ई में कोई हॉर्स पावर मशीन यूज नहीं हो रहा है। फिर वैल्यू ऑफ मशीनरी दे रहा है कि मशीनरी की जो वैल्यू है, ए के 2.5 लाख, ए के पास 60,000 की मशीनरी है, बी के पास 80,000 के, सी के पास 1 लाख के, डी के पास 5,000 और ई के पास भी 5,000। ठीक है, उसके बाद दे रहा है वर्किंग आवर कि ए बी और सी का जो वर्किंग आवर है वो दे दिया मेरे को, ठीक है ना। उसके बाद दे रहा है द एक्सपेंसेस ऑफ डी एंड ई आर एलोकेटेड एज फॉलो। ए बी सी डी और ई का जो एक्सपेंसेस है उसको किस तरीके से एलोकेट करना है, मतलब डी और ई जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, इनका तो खुद का कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो डी सर्विस किसको किसको देता है, डी ए को सर्विस दे रहा है 20%, डी बी को दे रहा है सर्विस 30%, मतलब अपने समय का 20% वो ए को दे रहा है, 30% बी को दे रहा है, 40% सी को दे रहा है, और एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी दे रहा है 10%। ठीक है ना। सेम आता है ई के लिए, तो ई दे रहा है ए को 40%, बी को 20, सी को 35 और डी को 5%। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, इट्स if its raw material cost is 50, labor is 30 and it passes through the department A, B and C for 4, 5 and 3 hours respectively। ठीक है, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट इन तीनों डिपार्टमेंट से होकर अगर गुजर रहा है तो उसके खर्चे कितने आएंगे, तो हमको इस समय यही समझना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि ए का, बी का, सी का, डी का और ई का सेपरेटली खर्चा निकालना होगा कि जो एक महीने ये ऑपरेट हो रहे हैं तो पांचों डिपार्टमेंट में कितने खर्चे आ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये जो मेरे खर्चे हैं ना, ये सारे खर्चों को हमको पांचों डिपार्टमेंट में डिवाइड करना होगा और इनका इंडिविजुअल खर्चा निकालना होगा। जब इंडिविजुअल निकल गया तो उससे हम क्या करेंगे, हम उसको टोटल को बोलेंगे प्राइमरी ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो डी और ई का जो खर्चा है, डी और ई के खर्चे को हमको ए बी सी में चार्ज करना होगा। ठीक है, क्योंकि डी का तो कोई खुद का प्रोडक्ट नहीं है ना, तो वो अपने खर्चे को रिकवर कहां से करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि डी का और ई का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, ए और बी और सी के पास खुद का प्रोडक्ट है ना, तो वो प्रोडक्ट को बेच के पैसे रिकवर कर लेगा। बट डी और ई कहां से लेकर आएगा, तो डी और ई तो सर्विस दे रहा है ए बी सी को, तो अपने सारे खर्चे को वो ए बी सी के ऊपर चार्ज करके वहां से पैसे वो रिकवर करेगा। तो उसको हम लोग सीखेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। और उसके बाद हम लोग जो ये लास्ट है कि हमको उस आर्टिकल का प्राइस निकालना है, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं ओवरहेड एज पर, मतलब ओवरहेड कैलकुलेट करते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, कॉलम बनेगा, ध्यान रखना है। पहला तो पर्टिकुलर का होगा, इसको बोलते हैं आइटम भी बोल सकते हैं हम लोग, पर्टिकुलर। फिर टोटल जो उनका वैल्यू है, ठीक है, और उसके बाद रेशियो और बेसिस भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बट हम बेसिस नहीं लिख रहे हैं, बस रेशियो लिख रहे हैं। ठीक है, किस रेशियो में वो डिवाइड होगा। चलो काम करते हैं, हम बेसिस भी लिख ही देते हैं आप लोग के लिए। पहला सम से देख लो, फिर आएगा बेसिस, मतलब किस बेसिस पे इसको डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद रेशियो, ठीक है, फिर
डिपार्टमेंट का नाम A B C D और E, ठीक है। देखिए सबसे पहला आइटम क्या है हमारा, सबसे पहला आइटम है हमारा रेंट। अब देखो रेंट को किस रेशियो में बांटना है, इन सारी चीजों को देखने के बाद सिंपल सी जो पहला आइटम दिख रहा है फ्लोर स्पेस, हमको अगर रेंट डिवाइड करना, मानो कि एक सिंपल समझो कि 3 दोस्त मिलके घर में रह रहे हैं, ठीक है, और उन तीनों को आपस में रेंट डिवाइड करना है, तो जो जितना एरिया यूज किया होगा वो उतना रेंट पे करेगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी होता है, फैक्ट्री का टोटल रेंट है 5,000, ठीक है, टोटल रेंट है 5,000, उसमें जो डिपार्टमेंट जितना स्पेस यूज किया है वो उतना परसेंटेज रेशियो पे करेगा रेंट का, ठीक है। तो रेंट कितना है 5,000, रेंट है हमारा 5,000, ठीक है। ये बेसिस किस बेसिस से बटेगा, तो फ्लोर स्पेस, ठीक है, फ्लोर स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और हमारा जो रेशियो होगा डिस्ट्रीब्यूट करने का वो ये होगा 2,000, 2,500, 3,000, 2,000 और 500। एक बार इसका रेशियो निकालते हैं, हम यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं, पहले दो जीरो हम सबसे काट देते हैं, सब में ही कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखो सब 5 के टेबल में आता है, सारे जो है 5 के मल्टीपल में है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। तो रेशियो क्या हो गया हमारा 4:5:6:4:1, 4:5:6:4:1, 4:5:6:4:1। तो रेशियो हो गया 4:5:6:4:1, ठीक है ना। मींस इस 5,000 को हमको इस रेशियो में डिवाइड करना है। हम फ्लोर स्पेस को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फ्लोर स्पेस, ठीक है। 4:5:2। अब रेशियो में कैसे बांटते हैं, इस नंबर को सबको ऐड करो, 4 5 9 9 6 15, 15 और 5 20। तो 20 को डिवाइड करेंगे 50,000 से, कि 50,000 डिवाइड 20 करेंगे तो कितना आता है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 5,000 डिवाइडेड बाई 20 आ रहा है 250, 250 इंटू 4 1,000, 250 इंटू 5 1250, 250 इंटू 6 1,500, फिर 250 इंटू 4 1000 और 250 इंटू 1 250, ठीक है ना। तो पहला हमारा रेंट का काम हो गया। अब आते हैं हम लोग, चलो रेंट तो मैंने बांट लिया, उसके बाद क्या है हमारा जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग का खर्चा है मेरा 600। तो सिंपल है ना, जो जितना लाइट पॉइंट यूज किया है, जो जितना लाइट पॉइंट यूज किया है वो उतना खर्चा पे करेगा, ठीक है। तो रेशियो क्या है यहाँ पे 10 15 20 10 5, सब 5 को मल्टीपल में 1 2 4 3 और 2। तो हमारा रेशियो क्या हो गया 2:3:4:2:1, 2 3 4 2 1, 2 3 4 2 1, 2 3 4 2 1। यहाँ पे लिख देते हैं लाइटिंग। लाइटिंग का खर्चे को हम लोग जो है 600, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, ठीक है, लाइट पॉइंट के रेशियो में, ठीक है ना। तो 5 6 6 12 है, तो सिंपल यहीं से उठा लेते ना, 60 था ना, 100 100 फिर 150 फिर 200 फिर 100 और फिर हो गया आपका 50, ठीक है ना। 250 450 550 660, मतलब जो 600 था उसको हमने इस रेशियो में डिवाइड कर दिया लाइट पॉइंट को। अब उसके बाद देखो क्या आ रहा है, लाइट पॉइंट के बाद रेंट हो गया मेरा, लाइट पॉइंट हो गया। अब इनडायरेक्ट वेजेस कितना है 1500। इनडायरेक्ट वेजेस को हम लोग
डायरेक्ट वेजेस की रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट वेजेस 1500, इनडायरेक्ट वेजेस 1500, इसको डिवाइड करना हमको डायरेक्ट वेजेस की रेशियो, ठीक है ना। अब इसका भी रेशियो निकाल लेते हैं, आपको भी इसी तरह सबका रेशियो निकालना है। देखो सब दो दो कॉमन है, पहले 0 0 काट देते हैं, ठीक है। फिर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 6 5 जा 30, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30। तो 6:4:6:3:1, 6 4 6 3 1, 6 4 6 3 1, 6 4 6 3 1, ठीक है। अब कैसे करते हैं, सिंपल, सबको ऐड करेंगे। 10 और 10 20, 1500 डिवाइड बाई 20, 75, 75 इंटू 6, 450, 300, 450, 225 एंड 75, ठीक है ना। अब आते हैं हमको, अब नेक्स्ट क्या है मेरा, चलो नेट वेज हो गया, अब आता है पावर। पावर कितना है, 1500। पावर को डिवाइड करेंगे हॉर्स पावर मशीन, तो सब दिया हुआ है, कुछ करना नहीं है, बस वहां से उठा के यहाँ पे पोस्ट कर देना है, ठीक है। पावर मतलब आपको हर चीज गिवन है, बस आपको कल को लिखना आना चाहिए बस। वैल्यू 1500 है, इसको बांटेंगे हम लोग हॉर्स पावर ऑफ मशीन, ठीक है, जो मशीन का हॉर्स पावर है, ठीक है। इसका रेशियो क्या है देख लेते हैं, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, तो 10 1 5 3 एंड 6, 6:3:5:1, 6351, 6351, 6351, 9 और 6 15, ठीक है। बस तो सिंपल हो गया, 600, 300, 500 एंड 100। यहाँ पे कुछ नहीं, इसके पास कोई मशीन नहीं है तो इसके पास कोई भी खर्चा नहीं चार्ज होगा। फिर उसके बाद हो गया हमारा, पावर भी हो गया। डेप्रिसिएशन सिंपल है, वैल्यू ऑफ मशीनरी 10,000 है, ये 2.5 लाख। रेशियो निकाल लेते हैं, 1 1 20 16 और 12, है ना। 60,000 डिवाइड बाई 5,000, तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हम लोग बांटेंगे किसका, वैल्यू पे 10,000, और इसको हम लोग बांटेंगे वैल्यू ऑफ मशीन, जिस मशीन का जितना वैल्यू है उसके हिसाब से वो चार्ज होगा, वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है। रेशियो कितना था हमारा, 12:16:20:1:1, 12:6:20, 12:16:20, ठीक है। इस रेशियो में इसको डिवाइड करना है, ऐड करते एक बार, 22 प्लस 16 प्लस 12 50, 10,000 डिवाइड बाई 50, 200 आ रहा है, 200 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 2400, 3200, और फिर हो गया 4000 और 200, ठीक है। देख लो कुछ करना नहीं है, बस खाली आपको यहाँ पे मेहनत करना है, कैलकुलेटर यूज करने आना चाहिए आपको, बस और कुछ नहीं। डेप्रिसिएशन हो गया। फिर सन्ड्रीज, सन्ड्रीज को भी हम लोग बांट देंगे डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में, ठीक है। ये भी 10,000 ही है तो उसको बांटने में बहुत दिक्कत नहीं होगा, रेशियो ऑलरेडी हमारे पास है। सन्ड्रीज सन्ड्रीज 10,000 ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ऑलरेडी इसका रेशियो है हमारे पास 6:4:6:3:1,
तो हो गया 10,000 डिवाइड बाई 20, 500 इंटू 6, 3,000, 2,000, फिर 3,000, फिर 1,500 एंड लास्ट 500। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ खास करना यहाँ पे है नहीं। तो हमारा अब सन्ड्रीज भी हो गया, मतलब देखो कि जितने भी सारे एक्सपेंसेस थे हमने सबको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, सबको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे नीचे में जो दिया हुआ है, एक है मेरा यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस। तो जो डायरेक्ट वेजेस जो मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं वो तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया होगा, लेकिन जो मेरा सर्विस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्ट वेजेस है इसको भी तो मेरे को कुछ करना होगा ना। ये देखो, ये मेरा सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट वेजेस है। तो देखो जो डिपार्टमेंट का खुद का कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, वहां पे अगर डायरेक्ट वेजेस भी दिए होंगे तो मेरे लिए क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा ही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कि वो खर्चे जो मेरे सर्विस डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो डायरेक्ट वेजेस ही क्यों ना हो, मतलब फैक्ट्री में हो रहा हो खर्चा, मतलब कुछ ऐसे लेबर है जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, मतलब मेरा जो प्राइम कॉस्ट है वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में, और भी लेबर है जो बाहर में कुछ काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर में आ जाता है। तो ये भी मेरा एक तरह का इनडायरेक्ट वेजेस ही कैलकुलेट कहा जाता है इसको। तो 1,500 और 500 यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वेजेस ही लिखेंगे, डायरेक्ट वेजेस 1,500 और 2,000 डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में ही आएगा, रेशियो का दरकार नहीं यहाँ पे, बस यहाँ पे 1,500 और 500 लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनका वैल्यू को यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, वो डिपार्टमेंट जो उनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, उनके पास अगर कोई लेबर भी काम किया था तो उसके खर्चे को भी तो कहीं ना कहीं से रिकवर करना होगा ना मेरे को। आप एकदम सिंपल समझिए कि ए, बी और सी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इनका अपना एक प्रोडक्ट है। ठीक है, जब इनका अपना एक प्रोडक्ट है तो इनका खर्चा रिकवर हो जाएगा, लेकिन जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो अपने खर्चे को रिकवर कहाँ से करेंगे, तो वो अपने खर्चे को वापस ए, बी, सी के ऊपर ही चार्ज करेंगे। तो इनके पास कोई मटेरियल या लेबर का अगर खर्चा आता है तो भी इनके लिए यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ओवरहेड के अंदर में ही आएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, हम सबको ऐड करेंगे, ऐड करते हैं 450, फिर 600, 3,000, 6,000, 7,550। हम करते हैं थोड़ा कलर चेंज करते हैं, 7,550। ठीक है, 5,200, 6,750, 1,250, 7,200, 5,200 प्लस 300 प्लस 450 प्लस 0, फिर 1,700, 950, 7,000, 9,650, 1,100, 225, 100, 200, 300 और 3,000, 4,625, और लास्ट ई का 250, 300, 375 प्लस 1,200, 1,575। ठीक है, देखो ये सबका निकल गया, और इसको इसका नाम क्या रहता है, ओवरहेड, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मेरा सम का फर्स्ट स्टेप कवर हो गया, मतलब अगर ये सम 15 मार्क्स का आएगा, अगर 15 मार्क्स का आएगा तो लगभग हमने 6 मार्क्स का काम ऑलरेडी कवर कर, 6 से 7 मार्क्स का मेरा काम हो गया। अब देख सकते हो कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो बहुत डिफिकल्ट था, बस आपको ये कैलकुलेटर यूज करने आना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन।
ए बी सी डी और ई। तो यहाँ पे पहले अमाउंट लिख देते हैं, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 7550, 7200, 9650, 4625, 1575, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, बस क्या लिख दिया, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन में एक चीज दिया था ना हमको, प्राइमरी तो हो गया, सेकेंडरी के लिए मेरे को डिटेल दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, एक्सपेंस ऑफ डी एंड ई, एक्सपेंस ऑफ डी एंड ई आर एलोकेटेड एज फॉलो, मतलब उसके एक्सपेंस को कैसे एलोकेट करना है। डी के जो खर्चे हैं उसको 20% ए में डालना है, 30% बी में डालना है, 40% सी में डालना है और 10% ई में डालना है, ठीक है। सेम ऐसे ई का भी दे रहा है, ई का जो खर्चा है उसको 40% ए में, 20% बी में और 35% सी में और 5% डी में। मतलब जो डी और ई का जो एक्चुअल खर्चा है ना, जी का जो टोटल एक्सपेंस है वो कितना है, देखो डी का जो कैलकुलेट किए अभी कितना आया, देखो डी का मेरा खर्चा कितना आ रहा है, डी का हमारा टोटल एक्सपेंस आ रहा है 4625, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है। क्यों एक्चुअल नहीं है कि 4625 में और क्या ऐड होने वाला है, 5% ऑफ ई, ई का जो खर्चा है उसका 5% जो है वो डी के खर्चे में ऐड होने वाला है, ठीक है। सेम अगर बात करेंगे ई का, तो ई का जो खर्चा है, ई का जब टोटल एक्सपेंसेस निकालेंगे उसमें हम 10% किसका कैलकुलेट करेंगे, 10% हम कैलकुलेट करेंगे डी का। मतलब डी के एक्सपेंसेस में डी का जो 4625 है वो एक्चुअल नहीं है। क्यों एक्चुअल नहीं है, क्योंकि डी को ई ने भी सर्विस दिया है, डी को देखो ई ने भी सर्विस दिया है 5%, तो ई का जो खर्चा है उसका 5% डी में जाएगा। सेम जब हम ई का निकालेंगे तो ई के खर्चे में 10% डी का आएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, बस उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो सम आसानी से हो जाएगा। सम का जो डिफिकल्टीज वाला पोर्शन है वो यही है, बस इसको एक बार ध्यान से देखो, समझ में आएगा आपको, ठीक है। जैसे देखो डी का जो खर्चा है, डी का खर्चा कितना है मेरा 4625, यही है ना, प्लस बताते हैं वो भी, ई का कितना है, ई का है हमारा 4625 1575 1575। अब इसमें खर्चा ऐड करना है, देखो वापस से क्वेश्चन दिखा रहे हैं, एकदम ध्यान दो, पूरा ध्यान दो, यहाँ पे समझ में आएगा। डी का जो एक्सपेंस है, डी का जो एक्सपेंस है उसको कैसे बांट रहे हैं, डी के एक्सपेंस का 10% हम ई में दे रहे हैं। मतलब जब ई का कैलकुलेट करेंगे तो ई का जो भी खर्चा आएगा प्लस 10% ऑफ डी, यहां पे लिख देते हैं प्लस 10% ऑफ ई, ठीक है ना। सेम जब हम बात करें ई का, जब हम बात करेंगे ई का, तो ई का जो खर्चा है, एक मिनट एक बार मिटाते हैं, फिर से दिखाते हैं एक बार इसको। देखिए हम लोग डी को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो जब डी का जो खर्चे को डिवाइड कर रहे हैं, डी का जो खर्चा है उसमें 10% किस में ऐड हो जा रहा है, ई में। मतलब ई का जो एक्चुअल एक्सपेंस आया होगा उसमें 10% डी का खर्चा होगा, और जब हम निकालेंगे ई का, तो ई खर्चे में 5% आएगा डी का, ठीक है ना। देखो सिंपल सा चीज है, ई को जब डिवाइड कर रहे हैं, जब हम ई खर्चे को डिवाइड कर रहे हैं तो ई का खर्चा 5% किस में चल जा रहा है, डी में। तो देखो डी का आपका हो गया 10% ऑफ 5% ऑफ 5% ऑफ ई, 5% ऑफ ई, 5% ऑफ ई, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 10% ऑफ डी, ठीक है। समझ में आई कैसे आया, वापस एक बार देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, एकदम ध्यान से समझो। डी का जो खर्चा है, डी खर्चा 10% किसमें गया, ई में। मतलब जब ई का कैलकुलेट करेंगे, ई का जो टोटल खर्चा 4625 है उसमें और खर्चा ऐड होगा, कितना ऐड होगा, 10% ऑफ डी का, ठीक है। देखो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, ई में क्या लिखा है, ई में जो खर्चा हुआ वो प्लस 10% ऑफ डी, ठीक है। फिर जब बात होगा डी का, डी का खर्चा कितना 4625, तो 4625 प्लस 5% ऑफ ई,
4625 प्लस 5% ऑफ ई, बस यही करना है, इसी को सॉल्व कर देना है। देखो आप क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, किसी एक को सॉल्व कर देंगे। ये इक्वेशन मान लो 1 है, ये इक्वेशन मान लो 2 है, आप किसी को सॉल्व कर दो ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं, आप किसी को भी सॉल्व करो, आंसर आपका सेम आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2, मेरा इक्वेशन 2 कितना है, देखो मेरा इक्वेशन 2 कितना है, E इक्वल टू 1575 प्लस 10% ऑफ डी, 10% ऑफ डी में क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू कितना है, ये पूरा वैल्यू 4625 प्लस 5% ऑफ ई, ठीक है। देखिए समझ में आया आपको, बस यही समझ जाओगे सम हो जाएगा। इस लाइन को एक बार हम वापस से दिखाते हैं, एक बार वापस से मिटाते हैं, वापस से दिखाते हैं, वापस से समझाते हैं। देखो एकदम आसानी से देखो, ई का कितना खर्चा है, ई का है 1575 प्लस 10% ऑफ डी है ना, तो 10% डी का वैल्यू कितना है, देखो डी का वैल्यू हमने निकाला, ऑलरेडी निकाला हुआ है। डी का वैल्यू कितना है, वही चीज लिख रहे हैं 4625 प्लस 5% ऑफ ठीक है, बस वही लिख दिया और कुछ किया ही नहीं मैंने। अब इससे क्या होगा, देखो सॉल्व करेंगे ना, इधर भी का वैल्यू मेरा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। देखो करते हैं, E इक्वल टू 1575 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, 10% मतलब सिंपल है ना 462.5 प्लस 5% ऑफ ई। एक काम करते हैं, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं आप लोग के लिए। 10% 4625 प्लस 5% मतलब 0.05 ई, ठीक है 0.05 ई। फिर ई इक्वल टू सिंपल है ना, 5% मतलब 5/100, 500 का वैल्यू कितना था 0.05। अब बस इसको सॉल्व करते चल जाना है। आपसे इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि आप इतनी सिंपल कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो। ऐसा कैलकुलेशन हम लोग क्लास 6-7 में पढ़े थे। इंटू करेंगे तो हो जाएगा 0.005 ई, ठीक है ना, 0.05 इंटू 10%, हाँ 0.005 ई। अब क्या करेंगे, देखो इधर भी ई है उधर भी ई है, तो दोनों ई को एक जगह लेकर चले जाएंगे। ई माइनस इधर जाए तो माइनस में आ जाएगा 0.005 ई इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देते हैं 1575 प्लस 462.5, 2037.5, 2037.5। तो इक्वल ई का यहाँ पे माइनस करके कितना आएगा करेंगे तो 1 माइनस से करेंगे तो आपका आएगा 0.995 ई इक्वल टू 2037.5। फिर ई इक्वल टू 2037.5 डिवाइड बाई 0.995 डिवाइड बाई 0.995 हो गया 2047, हम लोग बोलेंगे 2048, ठीक है। देखो ई का वैल्यू मेरा कितना निकल गया 2048। अब क्या करेंगे, सिंपल है, किसी में भी ई का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग डी में ही, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन डी। अब कर देते हैं हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, डी इक्वल टू था 4625 प्लस 5% ऑफ ई, 4625 प्लस 5% ऑफ ई, यही था ना। अच्छा सॉल्व करना है, डी इक्वल टू 4625 प्लस 5% ऑफ ई मतलब 5% ऑफ 2048,
सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2048 का 5%, 102 प्लस 4625, 4727। तो डी का वैल्यू कितना हो गया, 4727। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी का वैल्यू और ये हो गया हमारा ई का वैल्यू। अब हुआ एक्चुअल सम्स वैल्यू। ठीक है, ये निकल गया इसका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट डी, डी का वैल्यू कितना है, देखिए डी का वैल्यू मेरा कितना निकला था, डी का निकला है 4727। तो यहां पे लिख देते हैं 4727, 4727। ठीक है, अब इसका जो परसेंटेज था मेरा, परसेंटेज क्या था देखो, डी का 20 30 40, 20 30 40, 4727 इंटू 40%, 1891 इंटू 0.3, 20 हो गया, 30 और 40, 30 और 40, 4727, 1418, ये गलत हुआ क्या, डी का 20 था ना, मैंने 40 कर दिया लग रहा है, 945, 945। ठीक है, फिर 4727 इंटू 40%, 1891 एंड फिर 10%, तो हो गया 472 जगह हम लोग 3 कर देंगे। ठीक है, फिर सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट ई, ई का हमारा रेशियो कितना है देखो, ई का रेशियो है 40 20 35 5, 40 20 35 5, वैल्यू कितना था 2048, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 2048। ठीक है, 40 2048 इंटू 40 819, फिर 0.35 717 और फिर 40 35, सॉरी 40 20 35 है, ये यहाँ चल जाएगा और 20 2048 to 409.6, 409.6, फिर 102। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है, बस इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये अपने आप नील हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो, अब इसको बस कैलकुलेट कर लेते हैं, 7550 प्लस 945 प्लस 819, 9314, 9314, 7200 प्लस 1418, 409, इसको हम लोग 409 को हम लोग 410 कर देते हैं, 9028 9650 प्लस 1891 प्लस 717, 12258। ठीक है, ये निकल गया मेरा टोटल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे वर्किंग आवर से, वर्किंग आवर, बस सम खत्म हो गया, टेंशन की बात नहीं है, बहुत लेंदी है बट एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंट है ये। हमारा वर्किंग आवर कितना है, 6225 4028 और 4066, 6225 4028 and 4066, 6225 6225 4028 and 4066,
266, ठीक है। अब निकलेगा ओवरहेड रेट, ठीक है ना। बस सब तो हो गया, सब हो गया। 9314 डिवाइड बाई 6225, 1.496, इसको हम लोग 1.5 कर देते हैं। 9028 डिवाइड बाई 4028, 2.24 एंड 12258 डिवाइडेड बाई 4066, 3.01, ये निकल गया ओवररेटेड। जनरली बहुत सारे क्वेश्चन में यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। बट हम एक ऐसा क्वेश्चन लिए हैं जो कंप्लीट, इसमें हर कंसेप्ट कवर हो जाए आपका इस सबसे रिलेटेड, तो जनरली यहीं तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और इसके आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन इस समय मैंने एक एक्स्ट्रा एक चीज ऐड की है, तो एक बार उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बस सिंपल है, 2 मिनट का काम है ये। स्टेटमेंट showing cost of an article, ठीक है। देखिए आर्टिकल बारे में क्या दिया हुआ है, इसका मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है। पहले मटेरियल लेबर लिख देते हैं, 50 और 30। डायरेक्ट मटेरियल 50, डायरेक्ट लेबर 30, तो मेरा 80 हो गया प्राइम कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम कॉस्ट। अभी हमने कॉस्ट शीट नहीं सीखा है, बाद में इसको डिटेल में सीखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास, आने वाले क्लासेस में सीखने वाले हैं। फिर प्राइम कॉस्ट में फिर क्या ऐड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। तीनों जो है वो 3 डिपार्टमेंट से होकर गुजर रहा है, ए बी और सी, ठीक है। दे रहा है कि ए के पास वो कितना देर ठहर रहा है, 4 घंटा, बी के पास 5 और सी के पास 3, तो 4 5 3, 4 5 3, बस इंटू कर देते हैं। इसको किससे इंटू करेंगे, जो हमारा रेट आया, रेट कितना 1.5, 2.24 एंड 3.01, बस हो गया। तो यहाँ पे हो गया आपका 6, यहाँ पे हो जाएगा 2.24 इंटू 5, 11.2, यहाँ पे हो गया 9.03। ऐड करते हैं 26.5, 26.23 ऐड कर देते तो हो गया 106.23। ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। बस सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, और तो कुछ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बस। तो ये रहा क्वेश्चन 1, थोड़ा सा लेंदी था, बड़ा था, और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा कॉमन है। मतलब समझो कि अगर 10 बार सिविल एग्जाम लिए हैं तो कम से कम 8 बार ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 15 मार्क्स का आने वाला है। बट देखो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, हाँ लेंदी है बट डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दोगे आपको हर चीज समझ में आएगा। आज हमने इसका एक क्वेश्चन किया है, आने वाले क्लास में इसका एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे आपको, जिससे आपको थोड़ा सा और इसके ऊपर कमांड आ जाए, ठीक है। इस चैप्टर में 2 टॉपिक है, एक हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, और सेकंड टॉपिक आता है मशीन आवर रेट, वो बहुत ही आसान टॉपिक है। जैसे ये आसान था वो भी आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, बट वो उसमें समय कम लेंगे, इसमें समय ज्यादा लगता है। तो इसमें समय ज्यादा लगता है, लेकिन ये इजी टॉपिक उससे ज्यादा इजी है। बस आपको बस ध्यान देके स्टेप को समझ जाना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाले टाइम में आपको नहीं होगा। और यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आता है, पिछले 3-4 टर्म से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में, और वो भी 15 मार्क्स का। तो बिल्कुल भी ये छोड़ने वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो। और एक और चीज, अगर आपको पीडीएफ चाहिए मेरा, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ ऐड नहीं कर रहा हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए आपको कमेंट करना होगा, जो कमेंट करेगा उसको ही पीडीएफ मिलने वाला है। इसीलिए मैंने अपने सारे वीडियोस में किसी में भी मैंने पीडीएफ को ऐड नहीं किया है।
बट हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा और हमको आपका पीडीएफ का रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के और भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसका जो सेकंड पोर्शन है वो हम लोग थर्ड क्लास में ही खत्म कर लेंगे। जनरली हम लोग इस चैप्टर का 3 क्लासेस करने वाले हैं। 2 क्लासेस इस टॉपिक को डेडिकेटेड है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और थर्ड टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और मशीन ओवरहेड, तो थर्ड क्लास में वो टॉपिक कवर करके चैप्टर को खत्म करेंगे और उसके बाद आपका 2 चैप्टर बचेगा। तो नेक्स्ट हम लोग कॉस्ट स्टार्ट करेंगे जहां से भी 15 मार्क्स क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है और वो भी बहुत ही आसान चैप्टर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।